मंच पर उपस्थित डॉक्टर के लक्ष्मण जी, सम्मान्य बहन सुषमा जी, प्रोफेसर ए.के. बगई जी, गुरु प्रकाश जी, मेरे मित्र वीरेंद्र गौड़ जी और यहाँ उपस्थित ओबीसी समाज के सभी मेरे नौजवान दोस्तों, कुछ दिनों पहले वीरेंद्र जी जब मेरे पास आए थे तो मैंने उन्हें कहा था कि काफ़ी समय बाद दिल्ली में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम हो रहा है और मैं इस कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगा। जो सबसे अंतिम प्रश्न पूछा दीक्षा ने, उसको मैं सबसे पहले ले रहा हूं। भारत के संविधान के लागू होने के बाद 4 तरह के रिजर्वेशन हमने संविधान में दिए। रिजर्वेशन फॉर कास्ट, रिजर्वेशन फॉर ट्राइब, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन। और मैं यहाँ बैठे हुए सभी नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि 1935 के एक्ट में प्रावधान केवल अनटचेबिलिटी के बेस पर एक स्पेशल शेड्यूल के नाते रिजर्वेशन दिया था। जब देश को आज़ादी मिली तो 2 तरह की बातें हुई। कुछ लोगों को समाज में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अनटचेबल माना गया। हालांकि कबीरदास जी कहते थे, साधु की पूछो न जाति कोई, जो हरि का भजे वो हरि का होई, पर ये समाज की व्यवहारिकता में नहीं था। कबीर ने और बहुत सारे भक्ति मार्ग के लोगों ने निराशा में भरे हुए करोड़ों लोगों के जीवन में उस दुख को सहन करने की ताकत लेने के साथ साथ सत्य पे और ईमानदारी पे चलने का संदेश दिया। लाखों की संख्या में लोग अपने जीवन में, अपने आचरण में इन भक्त कवियों की रचनाओं को लेते हुए अपने जीवन का संतोष के साथ पालन करते रहे। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन की हद ये थी कि उनको पूरी तरीके से अनटचेबल माना गया और उसमें जाति एक बहुत बड़ा कारण थी, इसलिए वो रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट हुआ। अनटचेबिलिटी उसका मेन कारण बना और शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के लिए संविधान में एक आर्टिकल दिया गया। दूसरा रिजर्वेशन टू ट्राइब था। और ऐसा नहीं है कि ट्राइबल में राजा नहीं थे, ट्राइबल एरिया भी है, ट्राइबल कम्युनिटी भी है। और इसलिए देश के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर कम्युनिटी को रिजर्वेशन है, वहां अपर क्लास भी रिजर्वेशन में, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया में आते हैं। लाहौल स्पीति का एरिया ऐसा। और पूरे नॉर्थ ईस्ट को 6 शेड्यूल के एरिया में रखा गया। देश के बाकी भागों में 5th शेड्यूल के एरिया बनाए गए और वो रिजर्वेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब हुआ। चूंकि ये रिजर्वेशन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाना था, इसमें संशोधन की पावर भी पार्लियामेंट को होती है और इसलिए संशोधन की पावर जब पार्लियामेंट को थी तो संविधान के लागू होने के साथ ये रिजर्वेशन लागू हो गए। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन के अंतर्गत ये कहा गया कि राज्य भी अपने स्तर पर लागू कर सकते हैं और केंद्र सरकार को भी
सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन के कारणों का पता करने के लिए एक आयोग बना के अध्ययन कराना चाहिए। हमारा जो लड़ाई है वो अनटचेबिलिटी की नहीं है। प्रोफेसर बगई, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, पर मैं वंचित वर्ग की टर्म से सहमत नहीं हूं। हम कोई एक्सक्लूसिव नहीं है ट्राइबल की तरह। हम हुनरमंद लोग हैं, हम एस्पिरेशन नहीं, हम टैलेंटेड हैं। हमने हरित क्रांति हुई है तो देश को हरित क्रांति से भरा पूरा किया है। हमने सेना में बलिदान की बात हुई है तो आगे चल के बलिदान दिए हैं। हमने गैलेंट्री अवार्ड लेने हो तो सपना सबसे ज्यादा योगदान दिया है। हमने देश के हर हुनर में जो मास्टरी चाहिए वो दी है। लेकिन हमारा पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन था। सामाजिक पिछड़ापन का कारण ये था कि आधुनिक प्रशासन में जो प्रशासन के स्थान होते हैं, आधुनिक प्रशासन में जो विश्वविद्यालय और शिक्षा के मंदिर होते हैं, आधुनिक प्रशासन में जो शिक्षा की इकाइयां होती हैं, वहां एजुकेशनल गैप होने के कारण पिछड़ापन था। और आप कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं तो कभी एंद्रे बेहते को पढ़िए, कास्ट क्लास का उनका स्टडी पढ़िए। असहमत हो सकते हैं, बात अलग हो सकती है। उनका साउथ की एक सिटी का पूरा स्टडी पढ़िए। हमने उन सारी चीजों का ध्यान किया है। आजादी के बाद काका कालेलकर कमीशन बना जो दीक्षा ने क्वेश्चन किया, लेकिन देश में कांग्रेस रही इसलिए लागू नहीं हुआ। कांग्रेस वाले चाहते ही नहीं थे। उनको लगता था हम राज करें, हम थोड़े से शेड्यूल कास्ट को साथ रखें, थोड़ी सी माइनॉरिटी को, बाकी देश में जरूरत किसकी है। बाकी किसकी जरूरत है? बाकी सब मजदूरी करते रहेंगे। कोई टेलर का काम करेगा, कोई धोबी का काम करेगा, कोई नाई का काम करेगा, कोई उगाएगा, कांग्रेस के एक परिवार का राज देगा। इसलिए इन्होंने लागू ही नहीं किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट को 10 फीट नीचे खड्डे में कांग्रेस ने गाड़ दिया। ये तो देश का भाग्य अच्छा था जो इमरजेंसी के काले कारनामों के कारण कांग्रेस देश से गई, जनता पार्टी की सरकार आई और तब दूसरा कमीशन मंडल कमीशन बनाया गया। उसके बाद फिर दुर्दिन आए, कांग्रेस का राज देश में आ गया। और ये उनको भी आवाज जानी चाहिए जो आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। और 80 के बाद 84 में इनके 413 लोग आए थे, 400 से ऊपर आए थे। ओबीसी को न्याय नहीं दिया, संविधान को लागू नहीं किया, संविधान की भावना को लागू नहीं किया। फिर देश के अच्छे दिन आए, कांग्रेस का राज गया, वीपी सिंह की सरकार आई, हमारी पार्टी का भी समर्थन था, तो मंडल आयोग लागू हुआ। मेरे को लग रहा है दीक्षा को उसकी बात का जवाब मिल रहा होगा। फिर इनका राज आ गया, फिर चीजें ठंडे बस्ते में। पर मंडल आयोग लागू होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में उसको चैलेंज किया गया। इंदिरा स्वामी का जजमेंट था। इंदिरा स्वामी के जजमेंट में कहा गया कि इसमें इतनी देरी क्यों करी, आपको तो इसका एक्ट बनाना चाहिए, आपको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की प्रस्तावना रखनी चाहिए। वो एक्ट भी बनाया गया, लेकिन एक्ट ऐसा बना दिया कि वो एक्ट लागू ही ना हो, और लागू हो तो कोई पावर ही ना हो। हम पार्लियामेंट के सदस्य बने 2012 में, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। कर्नाटक के एक ओबीसी नेता होते थे, हनुमंतैया थे, बहुत ओबीसी फोरम चलाया करते थे। उन्होंने सारी पार्टियों के सांसदों को इकट्ठा किया और कहा कि भाई एक काम करो, सब लोग पार्लियामेंट में साथ चलते हैं। मनमोहन सिंह जी को कहते हैं कि भाई ओबीसी का जो कानून आपने बना रखा है, इंदिरा स्वामी के जजमेंट के बाद जो आपका कानून आया है, इस कानून के अंतर्गत
आप ओबीसी कमीशन को पावर दीजिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए। ये किसी यूनिवर्सिटी को पूछते ही नहीं है, ये किसी आयोग को पूछते ही नहीं है, ये कोई मेडिकल इंजीनियरिंग में पता लगाते ही नहीं है। इस कमीशन का फायदा क्या है? कांग्रेस ने नहीं किया। यही उस समय के पार्टी के अध्यक्ष थे। गणना और जनगणना तो दूर की बात है, आपने तो 10 साल तक सांसद रहे। ओबीसी को जो मूल था कि भाई हमारा कानून बना रखा है उसको लागू करने की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो दो हमको, वो नहीं किया। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, सांसदों ने हल्का सा निवेदन किया, पता लगते ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई और ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। संवैधानिक दर्जा देने का फायदा क्या हुआ? इससे पहले हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं था। आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ये मोदी जी की सरकार ने लागू कराया। केंद्रीय विद्यालयों में जब ओबीसी का बच्चा अच्छे स्कूल में ही नहीं जाएगा तो मेडिकल और इंजीनियरिंग में आएगा कहां से? देश देश में आपने पूरे कोने कोने में सेंट्रल स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय तो खोल दिए, लेकिन एडमिशन नहीं था। उस एडमिशन को भी आरक्षण के द्वारा देने का काम ये मोदी जी की सरकार ने किया। और उस समय काफी सारे जगहों पे लिटिगेशन चलती थी, क्योंकि हमारे को यूनिवर्सिटी वगैरह में रोक दिया जाता था सिंगल पोस्ट के कारण। ये जो सिंगल रोस्टर सिस्टम था ये सबसे बड़ा अन्याय था, सबसे बड़ी रुकावट थी। और प्रोफेसर बगई और 2,500 हुए हैं। मेरा कहना है ये तो मोदी जी ने 2,500 दिलाए हैं, कांग्रेस ने हमारे 50,000 रोके भी थे और 3 पीढ़ियों का नुकसान कांग्रेस ने किया है। आज अगर भारत सरकार में ऊंचे पदों पर ओबीसी नहीं है तो ये सबसे बड़ा पाप कांग्रेस का है, क्योंकि भर्ती ही हमारी 93 में इंदिरा साहनी के जजमेंट के बाद शुरू हुई। कोई कम पाप नहीं किया इस देश में कांग्रेस ने। लेकिन भैया या इधर आके बात करो ना, मंच पे अपन दोनों आमने सामने करते हैं। तुम्हारे से बड़ा स्टूडेंट लीडर मैं रहा हूं मेरी छात्र जीवन में। जिसको बात करनी है मेरे सामने आके करे। मैंने कहा मैं बात करने से पहले स्टूडेंट के मन की बात जानूंगा, आपके मन की बात क्या है। मैं कोई ऐसा लीडर नहीं हूं जो ऊपर से आया हूं, जमीन में से निकल के ऊपर आया हूं। और ये मोदी जी की सरकार है, यहां पर कोई पैदा हुआ गांधी नेता नहीं बन सकता है। जो जमीन पे संघर्ष करेगा वो देश का नेता बनेगा, ये मोदी जी ने हमको सिखाया। और अगर जमीन का नेता इस देश में नेता बनेगा तो कोई दिन दूर नहीं है जब देश का नेतृत्व जो ओबीसी वर्ग कर रहा है वो इंटेलेक्चुअल ओबीसी वर्ग भी देश का नेतृत्व कर रहा है। हम उस ताकत को पैदा करना चाहते हैं, हम उस उम्मीद को जगाना चाहते हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, हमारा केवल एक ही विषय सामाजिक पिछड़ापन और कोई विषय नहीं है, अनटचेबिलिटी विषय नहीं है, किसी प्रकार का और कोई विषय नहीं है। हम कोई जातियों में भेद नहीं करना चाहते, हम जातियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करना चाहते, पर हम आगे बढ़ने के विमर्श में इस पूरा स्थान और पूरा योगदान देना चाहते हैं। यह ओबीसी समाज की आकांक्षा है जिसको पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। हम महाराष्ट्र के चुनाव में गए थे, कांग्रेस वाले तरह तरह के आंदोलन चलाते थे, इस वर्ग को इधर करो, इस वर्ग को उधर करो। मित्रों, मैंने ये देखा भाई ओबीसी समाज के कितने वर्ग, 358 वर्ग। और 358 वर्ग की कहानियां सुनोगे तो कोई पिछड़े नहीं थे। वडार समाज छत्रपति शिवाजी महाराज के समय किले बनाते थे। भंडारी समाज उस समय के सारे भंडार की रक्षा करते थे। कैकाड़ी समाज आने वाले लोगों के लिए लड़ने का काम करते थे। हमारे कहाँ बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष, ये बैठे, सब एक एक आदमी से हम लोग मिले। एक एक व्यक्ति के समाज के गौरव, कुल देवता, कुल देवी, परंपरा, सारी चीजों का ज्ञान हम लोगों ने किया। और कोई भक्ति परंपरा में हमारे लोग कम नहीं रहे भाई, लेकिन हमने अपने और पराये नहीं, हम समाज की एक बड़ी धारा को लेकर के चलना चाहते हैं। हम देश के मूल
मान्यताओं को लेना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा आप लोग ये जो सोशल साइंस को आप इंटेलेक्चुअल और वेस्टर्न विजडम से देखते हो, इसको देखना बंद करो। भारत वेद और उपनिषदों से चलता है, उस विजडम को पैदा करो। जब रामदेव जी जैसा आदमी एक सामान्य गांव में पैदा होकर के एक गुरुकुल चला करके अमेरिका में शेयर होल्डिंग कर सकता है, तो भारतीय ज्ञान और विजडम की ताकत IIM और IIT से भी ज्यादा होती है। इसको समझ के चलो। हमारे हुनर की कमी नहीं है, पेंटर की कमी नहीं है, ड्राइंग में कमी नहीं है, लेकिन उस विजडम को आगे ले जाने के लिए माहौल चाहिए। और इसलिए जो कहा कि सरकार के द्वारा, भाई शेर सिंह लोधी ने पूछा और शेट्टी जी ने जो तेलंगाना से पूछा, सरकार क्या कर रही है। मैंने आपको बताया है, मोदी जी ने OBC के कमीशन देने का विषय किया, मोदी जी ने केंद्रीय विद्यालय में रोजगार दिया, मोदी जी ने केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण दिया, मोदी जी ने केंद्रीय विद्यालय के आरक्षण के साथ मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए व्यवस्था करी, यूनिवर्सिटीज में सिंगल रोस्टर वाले विषय पे हमने कानून के द्वारा परिवर्तन किया। इसके साथ ही साथ हम जानते हैं कि समाज में जो बड़ी ताकत है, इनके पास पूंजी की कमी है, तो मोदी जी के शासन में विश्वकर्मा योजना और स्वनिधि योजना शुरू करी। ये ताकत हमारे पास है भाई, ये हुनर हमारे पास है, और इस हुनर और ताकत को पहचानने के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी भी हमारे पास है। मित्रों, बहुत पुरानी बातों पे जब कभी कभी रिकॉर्ड अटक जाता है तो हम आगे की बात नहीं समझ पाते। यहां आप बैठे हुए लोग हो, अब आपको 1950 और 1960 के दशक में नहीं जाना है भाई। 60, 70 और 90 का दशक जो जीकर आए वो पूरे हो गए, और 2000 जैसा दशक जिन्होंने जिया है वो हम आपके सामने हैं। आप 2047 के भारत के लिए जाने वाले हो। आप एक ऐसी दुनिया के लिए जाने वाले हो जो आने वाले समय में डिजिटल क्रांति करने वाली है। आप एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हो जिसमें विश्व में भारत का डंका बजाने की चुनौती और ताकत आपके सामने है। आप एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हो जो अब डिजिटल के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़कर के काम करने वाली है। OBC समाज के कई मायनों में कई प्रकार के परिवर्तन भी हम देख रहे हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया एक है, मशीनी डिजिटल होने की प्रक्रिया एक है, विश्व में अपने व्यापार की क्षमता बढ़ना एक है, अनेकों क्षेत्रों में नए आयाम बढ़ने की क्षमता एक है। ये सच है कि जितना अधिकार, जितना वातावरण OBC समाज को चाहिए था वो कांग्रेस ने 70 साल तक रोक के रखा है, लेकिन वो आज अवसरों की उपलब्धता आपके पास है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को पहचानने की क्षमता आपको पैदा करनी पड़ेगी। दो विषय अलग अलग हैं। एक जानकारी होना अलग विषय और एक ज्ञान और विजडम होना अलग विषय है। आप जानकारी और विजडम दोनों को अपने अंदर पैदा करो, और जानकारी और विजडम को आप पैदा करेंगे तो OBC समाज नहीं, OBC के साथ साथ एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी देश आपके ऊपर गौरव करेगा। और मैं आज एक कहना चाहता हूं, आरक्षण कोई चैरिटी नहीं होता है, कोई दिया हुआ दान नहीं होता है, ये सरकार का अफर्मेटिव एक्शन होता है। अफर्मेटिव एक्शन सरकार तभी ले सकती है जब सरकार के नेतृत्व में विल होनी चाहिए, जैसी मोदी जी में है। और इसलिए कांग्रेस वाले अगर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। भूल जाए कांग्रेस के लोग, हम चैरिटी पे जीने वाले लोग नहीं हैं, हम स्वाभिमान के साथ जीने वाले लोग हैं। लेकिन हमको अफर्मेटिव एक्शन का नीचे तक एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। ये कोई दान नहीं है, ये कोई दक्षिणा नहीं है, ये सामाजिक अधिकार है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर लिख करके गए, और उसमें हम सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं। हम संघर्ष नहीं, हम सबको साथ लेकर सबके सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मित्रों, जितना ज्ञान, जानकारी और इंटेलिजेंस में आने वाले समय में योगदान है, उतना विजडम में भी है। विजडम भी पैदा करो और भारत को बड़ा बनाने में अपना योगदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद।